हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पादों के अंदर टूट जाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। उन्हें वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वैसे वियोजन का मतलब होता है टूटना या अपघटन का मतलब भी है टूटना। तो इसके अंदर एक अभिकारक है, जैसे ए भी एक यौगिक है और ये टूटता है A प्लस बी दो उत्पादों के अंदर, तो ये जो वियोजन अभिक्रिया जो होगी या अपघटन अभिक्रिया होगी। अब इन पदार्थों के वियोजन के लिए, टूटने के लिए किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये ऊर्जा उन्हें ताप से मिल सकती है या विद्युत से मिल सकती है या प्रकाश से जो मिल सकती है। तो इसके आधार पर इन अभिक्रियाओं को तीन भागों के अंदर बांटा जाता है, तीन प्रकार में जो बांट सकते हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन, या जिनको तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी जो कहा जाएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है ताप देने की वजह से, ठीक है। ऊष्मा के कारण या ताप के कारण वो अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो उन्हें तापीय अपघटन अभिक्रिया जो नाम दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम जो गर्म करते हैं, ऊष्मा जो देंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके दो उत्पाद बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां से कैल्शियम और ऑक्सीजन के तीन परमाणु जो है उसमें से एक ऑक्सीजन का परमाणु ले लेगा ये, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो बन जाएगा इस तरह से, यहां से जो एक ऑक्सीजन लेने से, और फिर बचा हुआ कार्बन और दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनाएंगे और इस तरह से जो दो उत्पाद बनेंगे। तो ये ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण है। इसी तरह से आयरन सल्फेट जो है या जिन्हें फेरस सल्फेट जो कहा जाता है, जो कि हरे रंग का एक पदार्थ है, उसको अगर जो परख नली में लेकर गर्म किया जाए तो धीरे धीरे जो हम देखेंगे कि इसका रंग जो है वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऊष्मा जो, और साथ ही साथ में एक जो वो स्मेल भी जो हमें आएगी सल्फर की जो है वो। तो यहाँ पर भी जो है वो फेरस सल्फेट को जब हम जो गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मीय वियोजन या तापीय अपघटन अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जिसमें फेरस सल्फेट टूट करके तीन उत्पाद जो बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो इन्हीं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमें जो वो स्मेल जो वो आएगी। तो ये भी जो है वो एक उदाहरण है ऊष्मीय वियोजन या तापीय अपघटन अभिक्रिया का जो है वो। फिर इसके अलावा लेड नाइट्रेट को लेकर के अगर परख नली में गर्म किया जाए तो हमें भूरे रंग का जो है वो धुआं निकलता हुआ जो वो नजर आता है। तो यहां पर भी जो है वो एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो वो संपन्न होती है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो ऊष्मा लेने की वजह से लेड नाइट्रेट तीन उत्पादों के अंदर जो वो टूट जाता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भूरे रंग की जो होती है और इसी का जो भूरे रंग का धुआं जो है निकलता हुआ हमें जो वो दिखाई देगा जब लेड नाइट्रेट को जो वो गर्म किया जाता है तब। तो ये सारी जो अभिक्रिया थी जिनमें ऊष्मा की वजह से या ताप देने की वजह से जो वो इन्हें ये टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रही है, तो ये सारी अभिक्रिया जो वो ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहलाएगी। दूसरी विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जैसा नाम से पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो है वो एक अभिकारक उसका वियोजन होगा, वो टूटेगा और वो टूटेगा विद्युत की वजह से। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो टूट करके दो या अधिक उत्पाद जो वो बनाता है, तो वो कहलाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे एक एक्टिविटी दी हुई हमारे बुक के अंदर, जिसके अंदर जो एक बीकर या एक मग के अंदर दो नीचे जो होल कर दिए और उसमें दो इलेक्ट्रोड जो वो डाल दिए और उन इलेक्ट्रोडों को नीचे जो हमने एक बैटरी से जो कनेक्ट कर दिया। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे जो वो एनोड कहा जाता है और जिसे ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे कैथोड के नाम से जाना जाएगा। अब नीचे जो हम इसको जो वो सील कर देंगे, वाटर जो वो टाइट कर देंगे ताकि जो यहाँ से पानी जो वो बाहर नहीं निकले जो वो। अब इन इलेक्ट्रोड के ऊपर
सॉरी, जो बीकर के अंदर हमने जो पानी जो वो लिया हुआ है, पानी से भरा हुआ है जो वो, इसको जो वो आधा या उससे ज्यादा, और चाहे तो इसमें 1 या 2 बूंद जो वो एसिड की भी जो वो मिला सकते हैं, ताकि ये जो विद्युत का अच्छे से जो वो चालन कर पाए। हम जो वो परख नली से 2 परख नली लेंगे पानी से पूरी भरी हुई, और उन पानी से पूरी भरी हुई परख नली को जो वो इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो वो उल्टा इस तरह से जो वो रख देंगे, और जैसे ही जो हम विद्युत धारा जो शुरू करेंगे तो हम पाएंगे कि इन इलेक्ट्रोड पर जो वो छोटे-छोटे जो गैस के बुलबुले जो बनने शुरू हो जाएंगे, और ये बुलबुले ऊपर की तरफ जाकर के जो परत नली में उल्टी जो रखी हुई परत नली में ऊपर की तरफ इकट्ठे होंगे। तो धीरे-धीरे पानी का लेवल जो है वो गैस की वजह से नीचे जो आएगा, और हम पाएंगे कि जो कुछ समय बाद में जो कैथोड थी उस कैथोड के ऊपर रखी हुई परत नली में गैस इकट्ठी हो रही है, वो जो वो अपेक्षाकृत ज्यादा जो होगी, जिसकी तुलना में एनोड पर रखी हुई जो परत नली है उसके अंदर गैस जो इकट्ठी होगी वो जो वो कम होगी, वो लगभग जो वो आधी होगी कैथोड की तुलना में। कैथोड में जितनी गैस इकट्ठी हो रही है, एनोड पर जो वो उसकी आधी जो वो गैस इकट्ठी होगी। जब इन गैस का जो वो टेस्ट किया जाता है, जब ये परत नली जो वो गैस से भर जाए, या इन गैस का जो वो टेस्ट किया जाए, एक जलती हुई तीली जो वो अगर हम ले जाए इस इन दोनों जो गैसों के पास में अलग-अलग, तो हम पाएंगे कि कैथोड पर जो गैस थी वो जो वो एक पॉप साउंड के साथ में जो वो जलेगी, और ये जो वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो वो हाइड्रोजन गैस है कैथोड के ऊपर। इसी तरह से ऑक्सीजन एनोड के ऊपर जो वो जो गैस है उसको जो वो जब टेस्ट किया जाता है, एक जलती हुई तीली जो वो उसके ऊपर ले जाए या उसमें डाल दे, तो वो और तेजी के साथ में जो वो जलने लग जाएगी, जो कि पहचान है ऑक्सीजन गैस की जो है वो। तो इस तरह से पता चलता है कि एनोड पर जो इकट्ठी हुई गैस है वो ऑक्सीजन है, जबकि कैथोड पर जो इकट्ठी हुई गैस है वो जो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इकट्ठी होती है। तो इस तरह से जल जो है, उस जल के अंदर जो है वो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा की वजह से वो जल 2 भाग के अंदर 2 उत्पादों में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जो इकट्ठा होती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पर इकट्ठा होती है। क्योंकि जल का एक अणु जो है H2O 2 हाइड्रोजन के परमाणु प्लस 1 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है, तो इसलिए जब जल का एक अणु टूटेगा तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु बनेंगे, जबकि ऑक्सीजन का 1 परमाणु बनेगा। यही कारण है कि हाइड्रोजन जहां पर इकट्ठी हो रही है कैथोड पर, वहां पर डबल गैस जो है इकट्ठी हो रही है, जबकि एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस वहां पर जो है उस कैथोड की तुलना में आधी ही जो है इकट्ठी हो रही है। तीसरे तरह का अपघटन है प्रकाशीय अपघटन। जैसा नाम से स्पष्ट है, प्रकाशीय अपघटन के अंदर अभिकारक का अपघटन, यानी कि वो विभाजित जो होगा टुकड़ों में टूटेगा, वो प्रकाश की मदद से जरूर टूटेगा। तो जब अभिकारक प्रकाश से ऊर्जा लेकर के 2 या अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जो वो नाम दिया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं हम, सिल्वर क्लोराइड जो कि सफेद रंग का जो होता है, सिल्वर क्लोराइड जब उसे सूर्य के प्रकाश में जो रखा जाता है, तो कुछ समय बाद उसका रंग जो है वो धूसर यानी कि ग्रे कलर का जो हो जाता है, क्योंकि जैसे जो वो सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो इस सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर ये वियोजित हो जाएगा, 2 उत्पाद जो बना देगा, सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस के रूप में जो वो निकल जाएगी, और पीछे बचा रह जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी, जो कि धूसर रंग की होती है। और यही कारण है कि जो वो सिल्वर क्लोराइड को जब हम जो वो धूप में रखेंगे तो ये धूसर रंग का जो हो जाता है। फिर इसी तरह से दूसरा उदाहरण जो हम देख सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी सेम वही क्रिया जो वो देता है, वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम जो धूप में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में जो रखेंगे, तो ये भी सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस के अंदर जो वो वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों अभिक्रियाओं में हम देख पा रहे हैं कि एक अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 उत्पाद के अंदर टूट रहा है, तो इसमें जो वो इस अभिक्रिया को नाम दिया जा रहा है वियोजन अभिक्रिया या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। फिर इन अभिक्रियाओं, दोनों अभिक्रियाएं जो है, इनका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर जो वो किया जाता था। ठीक है, श्वेत श्याम
फोटोग्राफी जो है उसमें जो है इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित कम क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं का समूह जो होगा उसे दूसरे अभिकारक के किसी अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा विस्थापित किया जाएगा। इसका मतलब अभिकारक में से जो पहला अभिकारक है उसमें से कम क्रियाशील जो परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा उसे दूसरा अभिकारक में से जो अधिक क्रियाशील परमाणु हो उसको हटा के उसकी जगह जो है स्वयं ले लेता है। तो इस अभिक्रिया को जो नाम दिया जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कोई यौगिक है AB, इसके अंदर B जो है वो कम क्रियाशील जो है वो परमाणु है या तत्व है और इसके साथ जब जो है वो C की अभिक्रिया करवाई जा रही है जो कि अधिक अभिक्रियाशील है B की तुलना में, तो ये C परमाणु कम क्रियाशील जो था यौगिक के अंदर B उसको जो है वो विस्थापित कर देगा, उसको हटा के उसकी जगह स्वयं जो वो ले लेगा। तो इस तरह से नया जो है वो यौगिक बन जाएगा AB की जगह AC और B जो है वो पृथक हो जाता है। तो ये जो है वो विस्थापन जो है वो कर लिया C ने B का जो है वो। तो इसके उदाहरण जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे हमारे बुक में जो है वो एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर जो है वो कॉपर सल्फेट जो है उसका जो वो घोल उसका विलयन जो है वो बनाना है। तो कॉपर सल्फेट जो है उसका विलयन जब जो है वो बनाया जाएगा तो कॉपर सल्फेट जो वो नीले रंग का जो है वो विलयन होता है, नीला रंग। और नीले रंग के इस विलयन में जब हम जो है वो कोई लोहे की जो वो कील या लोहे की कोई सी भी वस्तु जब जो है वो डालेंगे और कुछ समय तक जब इसको जो है वो अभिक्रिया को होने देंगे, कुछ देर इसको पड़ा रखेंगे, तो थोड़ी देर हम जो है वो बाद में जो है वो देखेंगे कि धीरे धीरे जो वो नीला रंग जो है विलयन का वो हल्का जो वो होता जाएगा और जो लोहे की कील जो है वो लोहे की कील जो है वो कुछ समय के पश्चात भूरे रंग की जो है वो उस पर एक परत चढ़ जाएगी, वो भूरे रंग की हो जाएगी और नीला रंग जो है वो हल्का जो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इस अभिक्रिया के अंदर जो है यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो विस्थापन अभिक्रिया जो वो हो रही है। तो विस्थापन अभिक्रिया जो एक्टिविटी के अंदर हो रही है उसमें कॉपर सल्फेट जो है उसका विलयन जो वो लिया हुआ है जो कि नीले रंग का है और इसमें जब लोहे की कील डाली जा रही है तो कॉपर की तुलना में तांबे की तुलना में लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है। तो ये तांबा जो इस लोहा जो है वो तांबे को जो है कॉपर को जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं जो वो आ जाएगा। तो इस तरह से Fe जो है वो Cu की जगह आ जाएगा और नया पदार्थ जो है वो FeSO4 मींस आयरन सल्फेट जो बन जाएगा और जो कॉपर यहाँ था वो जो है वो हट करके अलग हो जाएगा और ये जो है वो कॉपर जो कि भूरे रंग का होता है, तांबा जो है वो भूरे रंग का है और यही तांबा जो है वो उस लोहे की कील पर चिपक जाता है जिसकी वजह से लोहे की कील का रंग जो है वो भूरा हो जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है वो कई बार पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। तो आंसर है कि कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें अधिक क्रियाशील लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कम क्रियाशील कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये अलग हुआ कॉपर जो है लोहे की कील पर चिपक जाता है। यही कारण है कि वो लोहे की कील कॉपर की वजह से भूरे रंग की जो वो दिखाई देगी। साथ ही साथ में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या जिंक जैसी धातु जो वो डालने पर उसका रंग जो है वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है। तो इसका कारण की जो यही कि जब इन धातुओं को जो वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जा रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया होगी और विस्थापन अभिक्रिया होने से जो है वो ये कॉपर सल्फेट धीरे धीरे जो वो बदल जाएगा। अगर हमने लोहा डाला है तो जो वो आयरन सल्फेट में बदल जाएगा, अगर जिंक डाला है तो वो जिंक सल्फेट में बदल जाएगा। तो इसलिए कॉपर सल्फेट जो वो धीरे धीरे जो वो आयरन सल्फेट या जिंक सल्फेट में बदल रहा है जिसकी वजह से उसका रंग जो है वो नीला रंग जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो या फिर वो हल्का जो हो जाएगा। तो इस ये जो वो दोनों उदाहरण है जो विस्थापन अभिक्रिया के। इसी तरह से जो वो जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से जो वो करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का निकलना वो भी जो विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है क्योंकि अम्ल के अंदर जो वो हाइड्रोजन जो होता है
वो हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। धातुएं जो है वो धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है और इसकी वजह से ये धातु जो है, जो भी धातु हम डालेंगे अम्ल के अंदर, तो ये अम्ल के अंदर जाकर हाइड्रोजन का स्थान ले लेगी। तो इस तरह से जो वो जैसे जिंक H2SO4 की क्रिया करवाई जाए तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, ZnSO4 जो बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो पृथक हो जाएगी। तो ये भी जो है वो एक उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का। तो ये सारे जो है वो विस्थापन अभिक्रिया, एक और जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, दो जो है वो परमाणु या परमाणु के समूह आपस में इसमें जो विस्थापन करेंगे तो वे विस्थापन अभिक्रिया है जिनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु के समूह परस्पर आपस में ही एक दूसरे को विस्थापित कर देते, उन्हें कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कोई यौगिक है ए बी, इसमें दो परमाणु है ए और बी, एक यौगिक है सी और डी, तो इसमें जो परमाणु है सी डी, तो इनमें से जो है वो अभिक्रिया होने पर ए के साथ में बी जो था वो बी परमाणु डी को वहां से अपनी स्थान से विस्थापित कर रहा है और डी आकर के बी को जो है वो विस्थापित कर रहा है। तो ए के साथ जो पहले बी था उसके स्थान पर डी जो है वो बन जाएगा, डी जो है वो आ जाएगा और नया यौगिक ए डी बन जाएगा और डी के स्थान पर ये बी जो है वो चला जाएगा, जो सी डी था वो सी बी में जो है वो बदल जाएगा। तो इस तरह से दो नए यौगिक जो है वो बन जाएंगे। तो इसमें दोनों परमाणु जो है वो बी डी को विस्थापन कर रहा है और डी जो है वो बी को विस्थापन कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिनमें दोनों यौगिकों के जो परमाणु या परमाणु के समूह है वो आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते, उन्हें कहा जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कुछ उदाहरण जो है वो देखते हैं, जैसे हम इससे पहले एक एक्टिविटी को जो है वो देखते। मेरे हाथ में दो परख नली है और दोनों के अंदर आप देख सकते हो जो दो तरल भरे हुए हैं। तो ये जो दोनों तरल जो है ये मैंने विलियन बनाए हुए हैं, एक में सोडियम सल्फेट का विलियन है और एक में जो वो बेरियम क्लोराइड का विलियन है। आप देख सकते हो जो वो ये विलियन बिल्कुल तरल है और पानी के जैसे जो वो बिल्कुल है, और अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो देखिए जो वो गाइस क्या जो वो होता है। तो दोनों को मिला देते हैं अपन और मिलाते ही जो वो देखे इसके अंदर एक दही जैसा जो है वो ऊपर एक तरल है लेकिन नीचे, अब मैं इसको जो वो इस परख नली में अगर डाल दूं तो आप देख पाएंगे, ये देखें आप, इसमें दही के जैसा जो वो एक पदार्थ गिरता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए जो वो दही के जैसा जमा हुआ जो वो पदार्थ जो वो नजर आ रहा होगा आपको। तो ये दही के जैसा जो जमा हुआ पदार्थ जो है, देखें आप, ये दही के जैसा जो वो जम गया है ये पदार्थ। तो ये जो है वो कहलाएगा अवक्षेप, इन्हें जो है वो नाम दिया जाता है अवक्षेप। एक और जो है वो देखें, ये है कॉपर सल्फेट का विलियन नीले रंग का, और इसमें मैंने जो वो लिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन लिया है। तो दोनों ही तरल जो वो है, और जैसे ही मैं इसमें कॉपर सल्फेट के अंदर विलियन में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन मिलाता हूँ तो इसमें भी जो वो एक अवक्षेप जो है वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी जो है वो अभिक्रिया जो है वो बहुत तेजी से जो वो हो रही है, और नीचे जो वो इसमें भी एक गाढ़ा जो है वो पदार्थ जो बन गया है, और ये जो है वो अवक्षेप जो है वो कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभिक्रिया है उदाहरण देखते हैं इनके। जैसे कॉपर सल्फेट का विलियन जो है, उस कॉपर सल्फेट के विलियन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलाया जाएगा तो पहले तो जो वो पहली चीज, ये जो विस्थापन अभिक्रिया होगी, ये विस्थापन अभिक्रिया हमेशा विलियन अवस्था के अंदर जो वो होगी। हमेशा जो वो इनके जलीय विलियन जो वो बनाएंगे, और जैसे ही हम जो वो जलीय विलियन जो वो बनाएंगे इनके जो है वो, तो ये जो है वो यौगिक जो है वो दो भागों में, दो आयनों में जो वो टूट जाते हैं। ये टूट जाएगा कॉपर आयन
और सल्फेट आयन के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट करके और बना लेगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से जो है वो ये इनके जलीय विलयन जो बनाए हैं हमने, उनमें ये आयनों के रूप में जो है वो विस्थापित, आयनों के रूप में सॉरी जो है वो आ जाएंगे, ये जो वो यौगिक के अंदर जो परमाणु या है। तो अब जैसे ही जो है वो हम इनको एक दूसरे को जो है वो आपस में मिलाएंगे, ये आयन जो है वो आपस में जो है वो क्रिया करेंगे और एक दूसरे को जो है वो विस्थापित कर देंगे। जैसे कि हम बात करें, अगर कॉपर जैसे आयन है, वो जाकर के सोडियम आयन को हटाकर और सोडियम आयन कॉपर आयन को हटा देगा, तो सोडियम आयन यहाँ आ जाएगा और वो सोडियम और सल्फेट दोनों जुड़ करके सोडियम सल्फेट जो वो बन जाएगा, और सोडियम के स्थान पर कॉपर आयन आ गया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो वो बन जाएगा। ठीक इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, तो इन दोनों को जब अपन मिलाएंगे तो यहाँ पर भी जो है वो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। सिल्वर जाकर के जो है वो पोटेशियम और पोटेशियम जो है वो सिल्वर को ये विस्थापित कर देंगे, तो सिल्वर यहाँ आएगा तो सिल्वर क्लोराइड AgCl बन जाएगा, और पोटेशियम यहाँ आएगा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो वो नीचे की तरफ एरो करके जो लिखा है और PPT लिखा हुआ है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट या अवक्षेप जिसको जो वो कहा जा रहा है, तो ये अवक्षेप बन रहा है और ये जो वो विलयन में जो वो घुला हुआ रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक इसी तरह से सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो अभी हमने आपस में जो मिलाए थे, तो इसके अंदर भी सोडियम आयन जाकर के जो वो बेरियम को जो है वो हटाएंगे और बेरियम जो है वो सोडियम को हटाएंगे। सोडियम यहाँ आ गए तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन जाएगा जो पानी में घुला हुआ रहेगा NaCl, और Ba सोडियम की जगह आ जाएगा तो बेरियम सल्फेट का जो है वो एक श्वेत अवक्षेप जो है वो बन जाएगा, जो अभी दही जैसा जो हमने देखा था वो बेरियम सल्फेट का जो है वो अवक्षेप था। तो ये अभिक्रिया चूंकि जो है वो इन अभिक्रियाओं के अंदर हमेशा एक अवक्षेप जो है वो बनेगा, तो इसलिए इन अभिक्रियाओं को जो है वो अवक्षेपण अभिक्रिया भी जो है वो नाम दिया जाता है। अब क्योंकि ये अभिक्रिया जो है वो आयनों के मध्य होगी, हमेशा जो है वो आयन बनेंगे जो है वो इनके अंदर जो है वो, और आयनों के बीच में ये होती है, और आयनों के बीच में ये अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया है, बहुत ही तेजी से जो वो होगी, तो ये अत्यधिक जो है वो तीव्र जो है वो अभिक्रिया जो है वो होती है। अगर आपको जो है वो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।